नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रह्माक्षर में स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा पंचायती राज सिस्टम। और इसमें हम जो है इसके बारे में डिटेल में समझेंगे कि पंचायती राज सिस्टम होता क्या है, क्यों इसको लागू किया गया है, क्या इसका मकसद है, क्या इसके काम होते हैं, और उन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसको लागू कैसे किया गया है। वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही जो है बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और तो आइए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। आज का ये टॉपिक रहेगा, इसमें तो हम पंचायती राज सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन है उसको ही देखेंगे कि क्या इसका अर्थ होता है और क्या इसका मकसद है, ठीक है, लागू करने का। तो उसको देखेंगे हम आज। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात आती है कि पंचायत जो शब्द है इसका अर्थ क्या है। तो आइए इसको समझते हैं। पंचायत जो सिस्टम है, पंचायत का सिस्टम जो है काफ़ी पुराना है। ये राजा महाराजाओं के टाइम से, जब देश को अंग्रेजों का गुलाम नहीं था, उससे पहले भी पंचायत जो है ग्रामीण स्तर पर जो है पंचायत होती थी। पंचायत यानी पंच, पंच जो शब्द है, पंच यानी पांच लोगों को मिलाकर के क्या बनाई जाती थी, हमारे पहले जमाने में पंचायत बनाई जाती थी। और वो पांच लोग क्या करते थे, किसी विषय, अगर गांव के विकास के लिए कोई मुद्दा उठता है तो वो लोग क्या करते थे, उसमें जो है अपना निर्णय सुनाते थे या क्या करते थे, उस विषय को जो है आगे लेकर के जाते थे किसके पास, राजा के पास। और गांव के विकास के लिए कोई भी काम होता था तो, या गांव के किसी व्यक्ति को किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो वो क्या करते थे, पंच लोग क्या करते थे, राजा के पास जाकर के अपने गांव के विकास के लिए या उस व्यक्ति की सहायता के लिए क्या करते थे, मांग करते थे, किससे, राजा से। तो और ग्रामीण स्तर पर ही अगर कोई गांव के लोगों के बीच में कोई झगड़ा या कोई अन्य प्रकार की समस्या आ जाती थी तो उसको सुलझाने का काम भी कौन करते थे, वो पंच यानी पांच लोग होते थे। जो उस समय क्या होते थे, बुजुर्ग लोग, जो बड़े लोग होते थे वो इसका हिस्सा होते थे पंचायत का। वर्तमान समय में जो है पंचायती राज सिस्टम को लागू करने का जो मकसद है वो क्या रहा है और उसको देखते हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देना। ठीक है, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने का मतलब क्या है, इसमें उस समय जो है लोगों को ये पता नहीं था कि लोकतंत्र चीज़ क्या है। ठीक है, अब एमपी और एमएलए के इलेक्शन में एक ही व्यक्ति खड़ा हो सकता है, एक ही व्यक्ति जीतेगा। ठीक है, लेकिन ग्रामीण स्तर के लोगों को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। तो ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। इसका ये कारण हो सकता है या कारण है। ठीक है, तो उसके बाद अगर बात करेंगे ग्रामीण स्तर की समस्याओं को सुलझाने के लिए। अब ग्रामीण स्तर की जो समस्याएं हैं, ग्रामीण स्तर की जो समस्याएं हैं वो ग्रामीण स्तर के लोग ही समझ सकते हैं। ठीक है, ग्रामीण स्तर की जो समस्याएं हैं, गांव की जो समस्या है वो एक एमएलए और एक एमपी नहीं समझ सकता है, वो एक गांव का व्यक्ति ही समझ सकता है। उस गांव का व्यक्ति जो है उस गांव की समस्याओं को समझ भी सकता है और उनको सुलझा भी सकता है। तो इसलिए भी इस व्यवस्था को जो है लागू किया गया था ग्रामीण स्तर की समस्याओं को सुलझाने के लिए। सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए, सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए जो है सत्ता के विकेंद्रीकरण से हमारा मतलब क्या रहेगा, अर्थ क्या रहेगा कि सत्ता जो है एक व्यक्ति के हाथ में, पावर जो है एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर के बहुत सारे व्यक्तियों के हाथ में देना। ठीक है, आगे बात करेंगे महिलाओं को सशक्त करने और लोकतंत्र एवं राजनीति में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना भी क्या था, पंचायती राज व्यवस्था का मकसद है। कि जो महिलाएं थी हमारी उस समय में या अभी भी आप कह सकते हैं कि उतने बड़े लेवल पर तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक जो है
महिलाएं भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और अभी महिलाओं को सशक्त करने और लोकतंत्र एवं राजनीति में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना, तो जो है ये भी एक पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का मकसद है हमारा, कि महिलाओं को सशक्त भी करना है और उनका जो है लोकतंत्र में उनकी भागीदारी को बढ़ाना है और राजनीति में भी उनकी भागीदारी को बढ़ाना है। ठीक है, तो कई हद तक तो हम लोग इस पे काम कर चुके हैं, मतलब कई महिलाएं आगे आकर के जो है देश के विकास के लिए काम कर रही हैं और अपने ग्रामीण स्तर पर भी आप देख सकते हैं कई जगहों पे। लेकिन अभी कुछ एक उदाहरण ही हैं कि महिलाएं जो हैं पूर्ण रूप से सशक्त हैं या नहीं हैं, ये एक अलग विषय है, इस पे किसी और वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बस आगे बात करेंगे कि दबे कुचले वर्ग को सशक्त बनाना। जो दबा कुचला वर्ग था, जैसे SC ST हो गया, OBC हो गया, तो उनको भी इस व्यवस्था में जो है लो लेवल पे जो है लोकतंत्र और राजनीति से जोड़ना था कि वो भी अपने विकास के लिए क्या कर सकें, काम कर सकें और अपना विकास कर सकें। ठीक है, आगे बात करेंगे कि सरकार की योजनाओं को ग्रामीण स्तर पर लागू करना है। ठीक है, अब सरकार जो है योजनाएं तो बना देती थी, लेकिन उन्हें ग्रामीण स्तर पर जो है लागू नहीं किया जा रहा था। तो उस सरकारी योजनाओं को जो है ग्रामीण स्तर पर लागू करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को बनाया गया या लागू किया गया। उसके बाद अगर बात करेंगे हम इसकी हिस्ट्री की कि कैसे पंचायती राज सिस्टम इंडिया में आया, कैसे इसकी व्यवस्था की गई और कब कब की गई, तो सबसे पहले बात आती है लॉर्ड रिपन की। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का भारत में स्थानीय स्वशासन का क्या माना जाता है, पिता माना जाता है। मतलब स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को लागू करने वाला इंडिया में पहला व्यक्ति कौन था आधुनिक काल में, वो था आपका लॉर्ड रिपन। उस टाइम का जो वायसराय था लॉर्ड रिपन, उसने जो है 1882 ईस्वी में मद्रास से जो है स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो मैक्सिमम ये जो है आपका क्वेश्चन पुट अप हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कि इंडिया में जो है या स्थानीय स्वशासन का पितामह किसे कहा जाता है, भारत में। तो भारत में जो है लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पितामह कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे कि इसकी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ जगह थी। पंचायती राज सिस्टम जो है अगर बात करेंगे तो ये है राज्य सूची का विषय। राज्य सूची में आता है तो जो संविधान निर्माता थे हमारे, उन्होंने क्या किया था कि राज्य सरकारों को ये छूट दी थी कि वो अपने हिसाब से जो है अपने लेवल में जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है आपको पता ही कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या होता है कि कोई इस पे अमल करे या ना करे, वो उनकी अपनी राय हो सकती है। तो इसमें कोई आप न्यायालय का सहारा नहीं ले सकते हैं। ये राज्य का जो है अपना राज्य की अपनी इच्छा शक्ति पे बात करती है, इच्छा शक्ति की बात होती है कि वो अगर इस काम को करें या नहीं करें, जो राज्य की नीति निर्देशित सिद्धांतों में आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इसके लिए जो है पंचायती राज सिस्टम को सुधारने के लिए, लागू करने के लिए जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी हमारी, केंद्र सरकार थी, उन्होंने क्या किया कि कमेटियां बनाना शुरू कर दिया, समितियां बनाना शुरू कर दिया, जिसमें जो है बहुत सारी कमेटियां बनी। ठीक है, लेकिन हम जो है आज इस वीडियो में जो है 2 ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम प्रत्येक जो हमारी ये समितियां रहेंगी उन सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि कौन सी समिति ने क्या क्या सिफारिशें की, कब कब बनी, कैसे कैसे बनी, वो सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए हम जो है 2 ही समितियों को देखेंगे। एक जो शुरुआत में बनी थी बलवंतराय समिति, जो कि आपकी 1956 में बनी थी और इसने जो है अपनी रिपोर्ट जो है 1957 में सरकार को दे दी थी। ठीक है, तो
इसमें जो है हम देखेंगे कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसकी सिफारिश किसने की थी? सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति ने। तो ये जो है क्वेश्चन कई बार पुटअप हो जाता है कि जो त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी वो किस समिति ने की थी? तो वो ये की थी आपकी बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, तो इसमें आपका ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद। फिर बात करेंगे हम अशोक मेहता समिति की। तो इसकी जो है स्थापना हुई थी 1977 में, जब जनता दल की सरकार बनी थी उस टाइम। तो इसमें जो है इसने 2 स्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। इसमें जो है ग्रामीण स्तर पर और एक जिला स्तर पर। जो पंचायत समिति थी वो इन्होंने उसकी सिफारिश नहीं की थी। ठीक है, 2 स्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था की मांग करने वाले थे अशोक मेहता समिति, और त्रिस्तरीय व्यवस्था की मांग करने वाले कौन थे, सिफारिश करने वाले कौन थे? बलवंत राय मेहता। आगे बात करेंगे इसकी जो है सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला राज्य कौन सा है और कब किया गया था? ये क्वेश्चन जो है कई बार पुटअप हो जाता है, कई बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि जो है सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किस राज्य ने किया था? तो ये अगर इसकी बात करेंगे तो 2 अक्टूबर 1959 में जो है राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत की गई थी हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद की बात करेंगे तो उसके बाद राजस्थान के बाद दूसरा जो स्टेट बना था पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला वो था आंध्र प्रदेश। उसके बाद बात करेंगे तो 1992 में जो है 73वां संवैधानिक संशोधन होता है, जिसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था को क्या होता है, संविधान में जो है जगह मिल जाती है। कब? 24 अप्रैल 1993 को जो है संवैधानिक दर्जा मिलता है पंचायती राज व्यवस्था को। इससे पहले क्या था कि ये राज्य नीति निर्देशित सिद्धांतों का क्या था, एक हिस्सा था। उसमें जो है राज्य इसको अपने हिसाब से अगर उनको लगता था उनको राज्यों पे ये कानून लागू नहीं होता था कि वो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करें या नहीं करें। लेकिन जब 24 अप्रैल 1993 को इसे संवैधानिक दर्जा मिला, उसके बाद जो है सभी राज्यों को ये कहा गया कि इसके एक वर्ष तक जो है सभी राज्यों में जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए। क्योंकि एक राज्य सूची का विषय है तो इसके हिसाब से वो अपने हिसाब से इसमें कुछ बदलाव कर सकते थे, लेकिन इसका जो मूल ढांचा था उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते थे। तो जब 1993 में जो है 24 अप्रैल 1993 को इसे जैसे ही संवैधानिक दर्जा मिला, तो उसके बाद जो है हम 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पुट हो सकता है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को। और पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो वो मिला है आपका 24 अप्रैल 1993 में। और अगर बात करेंगे कि 73वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ है, तो ये हुआ है आपका 1992 में पारित हो गया था दोनों राज्यसभा और लोकसभा में। आगे बात करेंगे तो जब ये 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ तो जो संविधान है उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड हुई। तो उनमें से एक जो इसका पार्ट है संविधान का वो भी बना, जो कि जिसका नाम पड़ा पंचायतें। और ये जो भाग जुड़ा ये था 9वां भाग। ठीक है, संविधान का 9वां भाग जो है पंचायतों से रिलेटेड है, कई बार क्वेश्चन आता है। तो इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया पंचायत है। ठीक है, आगे बात करेंगे तो आगे जिसमें जो है इस भाग में जो है फिर कुछ अनुच्छेद भी जोड़े गए। वो थे आपके 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए, जो कि आपके 243 से लेकर के 243 ओ तक जिनका वर्णन मिलता है। इनके बारे में भी हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। टोटल
जो 16 के 16 हैं उनके बारे में देखेंगे कि क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसमें और क्या क्या जो है बताया गया है कि कैसे कैसे इसको लागू करना है, ये उसी के बारे में है। तो इनके बारे में हम जो आर्टिकल्स हैं इनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बात करेंगे इसके बारे में तो ये जो है 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए कब, जब 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ। उसके बाद बात करेंगे तो महिलाओं के लिए जो है 1/3 का जो है आरक्षण, मतलब 33% आरक्षण जो है अनिवार्य किया गया कि पंचायती राज व्यवस्था में जो है 33% जो आरक्षण है वो देना ही पड़ेगा। 1/3 जो है सभी राज्यों में अनिवार्य कर दिया। मैक्सिमम मिनिमम जो है 1/3 और मैक्सिमम जो है राज्य अपने हिसाब से दे सकते थे। तो बिहार सबसे पहला राज्य था जिसने क्या किया था, महिलाओं को 50% जो है आरक्षण प्रदान किया है, ठीक है। उसके बाद हिमाचल के पास भी जो है, हिमाचल ने भी महिलाओं को जो है 50% आरक्षण दे रखा है महिलाओं को। अभी अगर वर्तमान समय की बात करेंगे तो वर्तमान समय में तो लगभग 20 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने 50% आरक्षण महिलाओं को दे रखा है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो SC ST और OBC को भी आरक्षण मिला है इसमें। लेकिन इसमें बात ये आ जाएगी कि उस एरिया में जो है SC ST और OBC वालों का प्रतिशत कितना है, जनसंख्या में कितना प्रतिशत है, उस हिसाब से जो है इनको आरक्षण मिलता है। आगे बात करेंगे संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया जिसमें जो है 29 विषयों का जिक्र मिलता है, ठीक है। जो 73वां संवैधानिक संशोधन होता है उसमें जो है संविधान में एक नई अनुसूची जुड़ती है जिसका 11वीं अनुसूची, जिसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड जो है 29 विषय हैं जिन पर क्या करेगी, पंचायत काम करेगी, पंचायती राज व्यवस्था काम करेगी। तो वो 29 विषय भी इसमें ग्राम पंचायतों में शामिल किए गए हैं। तो ये 29 विषय 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय हैं इनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें क्योंकि मैक्सिमम जो हमारी पॉपुलेशन है वो कहाँ ग्रामीण स्तर पर जो है रहती है, गांव में रहती है, तो उनको जानना ज़रूरी है कि वो 29 विषय कौन से हैं जिन पे जो है पंचायती राज व्यवस्था काम करती है, पंचायत काम करती है। और ठीक है दोस्तों, अगर आपको आज के लिए इतना ही, बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन को जारी रखेंगे। और अगर आपको हमारा ये काम अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में आपका जो भी सुझाव रहेगा उसे भी ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही जो है बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। धन्यवाद।